हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे काव्य हेतु। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ाना शुरू कर रखा है। और काव्य शास्त्र के अंतर्गत जितने भी संप्रदाय आते हैं उन सभी की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो हम अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं HPSC द्वारा निकाली गई एडवर्टाइजमेंट यानी कि PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए और विभिन्न सब्जेक्टों हेतु जैसे कि HPSC ने निकाला हुआ है विज्ञापन, तो उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर तो हम अपने चैनल पर हिंदी विषय से पढ़ा रहे हैं और हिंदी विषय असिस्टेंट प्रोफेसर का जो HPSC द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वीडियो डाल रही हूँ। तो आज की हमारी होगी क्लास नंबर 7-8, क्लास नंबर 8 होगी और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे काव्य हेतु और काव्य लक्षण। जैसे कि काव्य शास्त्र में 3 टॉपिक दिए गए हैं, काव्य लक्षण और सिलेबस तो आप सभी को पता ही है कि जो आपका UGC नेट का सिलेबस था वही आपका HPSC द्वारा निर्धारित सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जैसा कि आप UGC नेट में पढ़ते हैं उसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर HPSC आपका स्क्रीनिंग पेपर लेगी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। लेकिन उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम वैसा ही होगा जैसा आप MA BA वगैरह के जब फाइनल एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जैसा आप क्वेश्चनों के आंसर लिखते हैं कुछ इसी प्रकार का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहने वाला है। तो उसी के संदर्भ में मैं ये कंटेंट चूज़ कर लाती हूँ, उसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो सब्जेक्टिव की तैयारी हमारी स्वतः ही हो जाए। सब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो ऑब्जेक्टिव की जो तैयारी है वो अपने आप ही हो जाती है। तो यहीं से आप सब्जेक्टिव के नोट्स भी बना सकते हैं और इसी मैटर में से आप ऑब्जेक्टिव एक रेखीय प्रश्न भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बना लेंगे। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ये सारी बातें बताती रहती हूँ, तो आज मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगी। तो आज के इस टॉपिक में वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे काव्य हेतु। काव्य लक्षण मैंने कल वीडियो डाल दी थी, आज हम काव्य हेतु पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम काव्य के प्रयोजन पढ़ेंगे। तो शुरू करती हूँ। हेतु का मतलब होता है, आप यहाँ से समझना, काव्य का मतलब यानी कि आप जो भी कविता कर रहे हैं, जो भी आप रचना कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका हेतु का मतलब होता है कारण। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो विभिन्न विद्वानों ने काव्य हेतु के लेकर अपने जो मत दिए उन सभी का मत का हम बारी बारी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो भी रचना की जाती है उसका कोई ना कोई कारण होता है। अब यहाँ पर भी मैं आपको जैसे कि यूट्यूब पर मैं अपनी क्लासेस ले रही हूँ आप लोगों के लिए, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। तो इसके कारण देखो, यहाँ पर किसी ने तो कारण माना है प्रतिभा को, ठीक है, 2 बातें हैं। तो प्रतिभा एक है, व्युत्पत्ति, और तीसरा इन्होंने अभ्यास को माना है। क्या है, देखो, एक मैं सीधे तौर पर आपको समझाऊंगी। मुख्य रूप से काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं। इनको एक सरल हम एग्जाम्पल से लेंगे तो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर अब हेतु, काव्य रचना हेतु, काव्य का मतलब कविता, कविता किस कारण से कवि करता है, उसके 3 कारण हो सकते हैं। या तो उसके अंदर प्रतिभा है इसलिए वो लिख रहा है, या व्युत्पत्ति है, इसका भी मतलब मैं आपको बताऊंगी, या अभ्यास। जैसे कि कोई आदमी निरंतर अभ्यास करता रहता है तो वो इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वो अपने आप उसकी कविता का रूप ले लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब 3 हो सकते हैं कि या तो मैं अपना, जैसे कि मान लो मैंने जो मेरी पहली वीडियो डाली आप सभी को इतनी अच्छी नहीं लगी होगी, मुझे भी पता है, और मैं खुद भी अपने जो स्टार्टिंग की वीडियो देखती हूँ तो मैं खुद ये सोचती हूँ कि पहले मैं ऐसा डालती थी। तो क्या है कि धीरे धीरे जब मैं पढ़ाती जाऊँगी तो अभ्यास करते जाऊँगी तो अंत में मुझे लगेगा कि हाँ अब मुझे ठीक ढंग से पढ़ाना आ गया है। तो एक तो अभ्यास से होता है, दूसरा क्या होता है कि प्रतिभा होती है। जैसे कि भाई कभी किसी समय में गवर्नमेंट जॉब लगने की चाह थी, लेकिन अब तो क्या है कि मैंने ना तो मैं कभी सरकारी नौकरी के पीछे इतनी भागी और ना ही वो था। हाँ, नेट टेट वगैरह मैंने क्वालिफाई किए क्योंकि ये मेरी इच्छा थी कि जब भी कोई 2-4 व्यक्ति खड़े होकर आपस में बातचीत करें तो वहाँ हम अनपढ़ की तरह खड़े ना हो, हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए।
इसलिए मैंने ये टेस्ट क्वालिफाई कि कोई ये ना कहे कि हाँ अगर कुछ आता है तो ऐसे ही ना टेस्ट कर लेते। ठीक है, कहने वाले तो अब भी कह देते कि इतने इंटेलिजेंट थे तो फिर लगी क्यों नहीं, कहते होंगे पीछे से, मुंह के आगे नहीं कहते हैं। तो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है मेरे अंदर ये प्रतिभा हो, और देखो कहीं ना कहीं प्रतिभा छिपी हुई थी या प्रतिभा थी मेरे अंदर, तभी तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो ये कारण होते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। उसी प्रकार से जब हम पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र, और काव्य शब्द बना है कविता से, और जब कविता लिखी जाती है तो उसके भी पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब वो कारण कौन कौन से हैं ये हम जान लेते हैं। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। काव्य हेतु का मतलब है कि काव्य की उत्पत्ति, भाई कविता की उत्पत्ति किस कारण से हुई, कविता क्यों लिखी गई। काव्य क्या है, कार्य है। एक बात समझना है आपको, काव्य, काव्य क्या है, कार्य, और हेतु क्या है, कारण। ये आपको, काव्य जो है ये कार्य है, यानी कि जो कार्य किया जाता है, वो कवि के द्वारा जो कार्य किया गया उसे हम काव्य कहेंगे, और किस कारण से किया गया उसे हम हेतु कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे, काव्य कार्य है और हेतु उसका कारण है। काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य के निमित्त कारण को, देखो कोई ना कोई निमित्त मतलब कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण उसी को क्या कहते हैं, काव्य का हेतु कहा जाता है। काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया है और 3 काव्य हेतु माने गए हैं। देखो जब आपस में जब आचार्यों पर मतभेद हो रहा था कि किसको काव्य का हेतु माना जाए किसको नहीं माना जाए, तो क्या हुआ कि काफ़ी ऐसे कारण थे जो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतुओं पर काफी पर्याप्त विचार किया गया, और मुख्य रूप से सभी की मत की सहमति से 3 जो पर्याप्त हेतु थे वो निकलकर हमारे सामने आए। तो वो कौन से 3 हेतु थे, एक प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, और फिर होता है अभ्यास। व्युत्पत्ति मतलब कोई चीज कहाँ से उत्पन्न होकर आई है, उसकी उत्पत्ति क्या है, तो ये व्युत्पत्ति है। प्रतिभा का मतलब होता है कि उसके अंदर प्रतिभा है, ऐसी उसके अंदर क्वालिटी है, ऐसी उसकी क्षमता है, उसकी प्रतिभा है, बुद्धि है उसके अंतर्गत कि हाँ वो काव्य कर सकता है। और एक होता है अभ्यास। तीनों का मैंने शुरू में ही आपको एग्जाम्पल से बताया था। तो इनमें से प्रतिभा सर्वमुख काव्य हेतु है जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है। अब देखो जिसके अंदर अंदर प्रतिभा होगी वो कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देगी, चाहे वो प्रतिभा खेल में हो, चाहे वो कविता करने में हो, चाहे वो प्रतिभा पढ़ाने में हो। तो प्रतिभा किसी से छिपी हुई नहीं रहती और प्रतिभा किसी चीज़ का मोहताज भी नहीं रहती। अब मान लो जैसे कि मैंने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था, मैंने भर दिया था, वैसे मैं कभी फॉर्म नहीं भरती, ना ही मैंने किसी अदर स्टेट के आज तक कोई फॉर्म भरे। जैसे कि लोग कहते रहते हैं, मेरे से कई बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपने टीजीटी का दिया या नहीं दिया। भाई मैं हर जगह के फॉर्म नहीं भरती, ठीक है। तो मैंने पीजीटी का इसलिए डाला था क्योंकि, और एक मैं बता देती हूँ, मैं काफ़ी दिनों से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, अच्छी खासी सैलरी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और वाइस प्रिंसिपल तक मैंने वहाँ पर अपने जॉब की है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इधर उधर कहीं भटकूँ। मेरे को पैसे ही सब कुछ नहीं लगते हैं कि पैसे के लिए मैं अपने परिवार को छोड़कर इधर उधर जाऊँ, ये मैं कदापि नहीं करना चाहती। और स्कूल भी मैंने ऐसी ज्वाइन कर रखी है कि 5 मिनट मैं घर से निकल स्कूल में जाऊँ और स्कूल से निकल कर 5 मिनट में मैं घर आ जाऊँ, ठीक है। तो अपने अपने सिद्धांत होते हैं ज़िंदगी को जीने के। तो पीजीटी के मैंने फॉर्म ज़रूर भरे थे, वो इसलिए भर दे थे क्योंकि वही सारा सिलेबस आ रहा था जो इसमें आता था आपका, जो मैं 11वीं 12वीं में पढ़ाती थी स्कूल में, वही सारा सिलेबस था, तो मैंने भर भी दिया था। और सिलेक्शन की बात बताऊं तो हमारी जो टोटल वैकेंसी थी वो 70 थी, और 70 में हमारी बीसीबी की 4 सीटें थी, और 4 में भी मेरा जायज़ था। और अकॉर्डिंग टू मैं फाइनल रिजल्ट बताऊं तो सिलेक्शन रहा मेरा मात्र 2.25 से, 2 पॉइंट से नहीं, 0.25 से। तो कभी डिस्कस किसी और वीडियो में करेंगे इसमें। तो इसमें क्या है कि, और फिर मेरे अंदर प्रतिभा थी, तो ये ज़रूरी नहीं कि सरकारी स्टैंप लगे तो ही मैं एक टीचर बनूं। अगर मुझे टीचर बनना है तो मैं कहीं पर भी बन जाऊंगी, ठीक है। तो जिसके अंदर प्रतिभा होती है उसको कोई भी नहीं छुपा सकता। तो प्रतिभा जो है सरमुख काव्य हेतु है जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना
नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर सारांश रूप से हम देखें तो सभी आचार्यों के मत के अनुसार 3 मुख्य काव्य हेतु माने गए, एक प्रतिभा, एक व्युत्पत्ति और एक अभ्यास। ठीक है। और अब इन तीनों में से भी सबसे जो प्रमुख है वो प्रतिभा है, और क्योंकि प्रतिभा के अभाव में कोई भी मनुष्य काव्य की रचना नहीं कर सकता। काव्य का बीज माना गया है प्रतिभा को। तो एक और यहाँ पर बात बताना चाहूँगी कि आपको, जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है काव्य हेतु, उसके बाद आप ये सारी बातें लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक अपने नोट्स में। फिर ये सारी बातें आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर फिर यहाँ से आप लिखेंगे, और इनमें से ये 3 मुख्य रूप से मानी गई हैं। ठीक है। फिर आप ये 2 लाइनें भी आप बता दें, क्योंकि वहाँ पर लिखते वक्त कुछ ना कुछ छूट जाता है, और आपको 10 नंबर का ही लिखना है। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्यों ने काव्य हेतु पर पर्याप्त विचार विमर्श किया, और फिर क्या कहा। अब आप ये लाइन भी थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दें, ना लिखें। यहाँ पर हम प्रमुख संस्कृत आचार्यों के काव्य हेतु से संबंधित मत काल कर्मानुसार प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको लिखना है। अब सबसे पहला मत हम लेते हैं, तो इनमें सारा सब कुछ आपको नहीं लिखना अपने नोट्स में। नंबर 1 आचार्य भामा का मत आपको लिखना है। फिर आप बताएंगे कि आचार्य भामा का कौन सा काव्य ग्रंथ था जिसमें इन्होंने काव्य हेतु को स्वीकार किया। तो आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में स्वीकार किया है कि काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। तो सीधे तौर पर बात करते हैं कि आचार्य भामा ने भी किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया, प्रतिभा को दिया। भामा प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति मतलब शास्त्र ज्ञान एवं अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में स्थान देने के पक्षधर हैं। तो आप सीधे तौर पर कहेंगे कि आचार्य भामा ने अपने काव्य अलंकार में भी काव्य हेतु 3 प्रकार के स्वीकार किए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तीनों को काव्य हेतु में स्थान देने के पक्षधर थे। इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि आचार्य दंडी का मत। ठीक है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य दर्श, ये सारे मैं आपको याद भी करवा चुकी थी फर्स्ट वीडियो में, मैंने सब अच्छे से बताया था। तो दंडी द्वारा रचित जो ग्रंथ था वो काव्य दर्श था, और काव्य दर्श में इन्होंने प्रतिभा, आनंद, अभियोग का मतलब यहाँ पर अभ्यास, और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता दी है। तो आपको आचार्य दंडी का बताना है कि आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य दर्श में काव्य हेतु, प्रमुख काव्य हेतुओं में प्रतिभा, आनंद और अभ्यास को मुख्य रूप से स्थान दिया, और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता दी। बस इतना आपको लिखना है। उसके बाद ये कुछ संस्कृत में पंक्तियां दे रखी हैं, तो मुझे भी पता है कि इतनी सारी पंक्तियां आपको याद नहीं रहने वाली हैं। फिर भी अगर भाई कोई जिसमें प्रतिभा है तो वो याद कर ही लेगा, तो आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं। लेकिन माफ़ी चाहूँगी कि संस्कृत के जो है, मैं इन सभी चीज़ों का जो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है, मैं सोचती हूँ कहीं गलत ना बता दूँ। ठीक है। तो अगला आता है, अगला मत है आचार्य वामन का, और आचार्य वामन का जो ग्रंथ था वो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। और ये सारे जो उनके ग्रंथ हैं ये मैंने अपने कम्युनिटी में भी डाल रखे हैं, ताकि आपको एक आध ऐसे ऐसे चैनल को देखते वक्त भी आपको याद हो जाए। जो आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया। अब यहाँ पर आप आचार्य वामन का मत लिखेंगे। ये थोड़ा सा कंटेंट जो कल मैंने काव्य लक्षण पढ़ाए थे वो मैंने दूसरी बुक से लिए थे, ताकि आपको क्वेश्चन बता सकूँ, प्रश्न बता सकूँ कि किस प्रकार से बनेगा। तो उसमें मैंने प्रश्न लिखकर आपको बताया था, और आज जो है मैं सीधे तौर पर आंसर ले आई हूँ। शॉर्ट थोड़ा सा किया हुआ ये आंसर है, ताकि आपके नोट्स जो हैं शॉर्ट में बने। ठीक है। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में प्रतिभा को जन्मजात गुण माना, और फिर उन्होंने क्या कहा, कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्तस्य बीजम। तो क्या कहा कि कवितम बीजम प्रतिभानम, कविता का जो बीज है उन्होंने प्रतिभा को माना है। ठीक है। वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। अब देखो, वामन ने भी वही बात कह दी और दंडी ने भी वही बात की थी। और सबसे पहले हमने भामा का पढ़ा था, तो भामा ने वो 3 माने थे। आपको आसानी से तीनों के याद हो गए होंगे। उसके बाद आता है रुद्रट का। तो आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया।
इन्होंने, अब देखना थोड़ा सा मतभेद तो होगा ना, थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा। जैसे कि रुद्रट का क्या है, रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना, जैसे कि भामा ने माना था। लेकिन यहाँ पर रुद्रट ने क्या किया, प्रतिभा के फिर से दो भेद कर दिए। तो प्रतिभा के दो भेद माना, सहजा और उत्पाद्या। एक तो सहज प्रतिभा होती है और एक जो हम उत्पन्न करते हैं वो प्रतिभा, ठीक है। सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है और यही काव्य निर्माण का मूल हेतु है। सहजा मतलब एक ऐसी प्रतिभा जो मनुष्य के अंदर सहज रूप से पाई जाती है, तो वो जन्मजात ही होगी, तभी सहज रूप से मिलती है, और यही काव्य निर्माण का मूल हेतु है। जबकि उत्पाद्य प्रतिभा लोक शास्त्र एवं अभ्यास से व्युत्पन्न होती है। यानी कि दूसरी जो प्रतिभा रुद्रट ने मानी, वो जो प्रतिभा है वो लोक शास्त्र, यानी कि हम समाज में एक रहते हैं तो समाज में रहते हुए आप सीख सकते हैं, या फिर अभ्यास से भी वो प्रतिभा आपके अंदर व्युत्पन्न हो सकती है। उसे उत्पाद्य क्या कहा, प्रतिभा कहा। सहज प्रतिभा को संस्कारित एवं पुरस्कृत करती है। यह सहज प्रतिभा को, जो मनुष्य, देखो दो प्रकार की प्रतिभा बताई, सहजा और उत्पाद्या। तो जो सहज प्रतिभा तो हर मनुष्य के अंदर होती है, और हम अभ्यास के द्वारा उस प्रतिभा को क्या कर सकते हैं, ज्यादा परिष्कृत यानी कि शुद्ध कर सकते हैं और संस्कारित कर सकते हैं। आगे आता है आचार्य रुद्रट के बाद, तो थोड़ा सा हम इसको वो करेंगे। नेक्स्ट का आता है आचार्य मम्मट ने क्या कहा। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ, बहुत तेज बारिश यहाँ पर आ गई है, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आवाज़ पता नहीं बारिश की आ रही है या नहीं आ रही है, तो मेरा ध्यान भी बार बार बारिश की तरफ जा रहा है। तो आचार्य मम्मट का मत है, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए लिखा है, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याध्यक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तु, ठीक है भाई, संस्कृत में जो भी है आप इसे पढ़ लेना। अर्थात काव्य के तीन हेतु माने हैं, इसका आपको हिंदी में करके यहाँ पर दिया हुआ है। काव्य के तीन हेतु हैं, कौन कौन से, एक तो शक्ति, और शक्ति निपुणता यानी जो शक्ति में निपुण है, जो लोक शास्त्र से भी काव्य के अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि जिसके अंदर शक्ति है, शक्ति को यहाँ पर इन्होंने प्रतिभा कहा है। लोक शास्त्र का अवेक्षण मतलब खोज, तथा अभ्यास, क्या कहा कि यहाँ काव्य के तीन हेतु कौन कौन से माने, एक तो प्रतिभा यानी कि शक्ति, दूसरा लोक शास्त्र, एक तो ये रहा शक्ति, एक लोक शास्त्र, और एक अवेक्षण होता है खोज, ठीक है, और एक अभ्यास, ठीक है। ये वे एक अन्य स्थान पर ये भी कहते हैं, शक्ति है कवित्व बीज रूप है, अर्थात शक्ति काव्य का बीज संस्कार है। भाई इन्होंने शक्ति किसको कहा, प्रतिभा को कहा है, जिसके अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है। इन्होंने कहा कि जिसके अंदर शक्ति नहीं है वो काव्य रचना नहीं कर सकता, अर्थात शक्ति का मतलब यहाँ प्रतिभा है, जिसे अन्य आचार्यों ने शक्ति को प्रतिभा कहा, लेकिन आचार्य मम्मट ने शक्ति को क्या, प्रतिभा को यहाँ पर क्या कहा, शक्ति कहा, ठीक है। राजशेखर का क्या मत है, राजशेखर प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र है संवेते श्रेष्ठो इति, अर्थात प्रतिभा व्युत्पत्ति दोनों संवेद रूप से काव्य के श्रेष्ठकर हेतु हैं। ये इन्होंने क्या किया, राजशेखर जी ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति, इन्होंने अभ्यास की बात नहीं की है यहाँ पर, राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति का जो समन्वित रूप है, जो मिला जुला रूप है, उसी को काव्य का श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ काव्य के लिए उसका हेतु माना है। वे प्रतिभा के दो भेद स्वीकार करते हैं, कौन कौन सी प्रतिभा, कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा कौन सी होती है, जिसे सहजा प्रतिभा कहा था अभी हमने ऊपर, तो जो सहजा प्रतिभा है वह कार्यत्री प्रतिभा है, और जो उत्पाद्य प्रतिभा है वही भावयत्री प्रतिभा है। जैसे कार्यत्री प्रतिभा जन्मजात होती है, इसका संबंध कवि से है, और भावयत्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से है। तो दोनों आप समझ गए होंगे, इन्होंने इनको ज़्यादा महत्व दिया है। पंडित जगन्नाथ का क्या महत्व है, इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया। पंडित जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को माना है, तस्य च कारणम कवि गता केवलम प्रतिभा,
मतलब केवल प्रतिभा को ही इन्होंने काव्य का हेतु स्वीकार किया है। उक्त विवेचन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि काव्य के 3 प्रमुख हेतु हैं। अगर सभी अभी तक हमने 7 जो थे आचार्य थे, उन सभी के मत हमने पढ़े और इनसे निष्कर्ष यही निकला कि सभी आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है सार रूप से। अब हम पढ़ते हैं कि काव्य हेतुओं का स्वरूप कैसा होता है, वो होते कैसे हैं। अब यहाँ पर हम बार बार प्रतिभा शब्द पढ़ रहे थे, तो अब आपको यहाँ से आराम से समझ में आ जाएगा। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। अगर प्रतिभा ही नहीं होगी, अगर वह शक्ति ही नहीं होगी, तो काव्य रचना नहीं की जा सकती। अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले मेरे अंदर वो शक्ति है, या मुझे नहीं पता कि आपको जैसा लगता है, लेकिन मैं अपने अंदर मानती हूँ कोई ना कोई शक्ति है जो मुझे प्रेरित करती है पढ़ाने के लिए। तो क्या करता है कि वह किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है प्रतिभा। राजशेखर ने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है, सा शक्ति है केवल काव्य हेतु। ठीक है, कि काव्य हेतु के मुख्य रूप से इन्होंने शक्ति को माना राजशेखर ने। ये राजशेखर द्वारा कही गई पंक्ति है। पंक्तियां आपको ध्यान रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, स्क्रीनिंग पेपर में आपसे सीधे तौर पर पूछ ले जाएंगे। आचार्य भट्ट तिथि के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा आपको पता है ना, प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मतः। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करता है। तो ये अब आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको ये सब नहीं लिखना है। जब स्वरूप आप लिखेंगे तो प्रतिभा के अंदर आपको इतना लिखकर और बस इतना लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अगर मान लो कोई है जो ज़्यादा लिख देगा, लेकिन क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आगे आचार्य मम्मट ने क्या स्वरूप बताया काव्य का हेतु का, प्रतिभा का क्या स्वरूप, ये प्रतिभा के बारे में ही बता रहे हैं कि प्रतिभा के बारे में जो प्रतिभा है वो शक्ति है। राजशेखर ने क्या कहा, सा शक्ति केवल काव्य हेतु, केवल शक्ति ही काव्य का हेतु है। उसके बाद प्रतिभा के बारे में ही आचार्य कुंतक ने क्या कहा कि प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करता है। यानी कि शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य भरा जाना ही वह शक्ति जिसके द्वारा शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य का संधान किया जाता है, वही क्या कहलाती है, प्रतिभा कहलाती है। तो ये प्रतिभा के बारे में आचार्य कुंतक का मत था। उसके बाद हम आचार्य मम्मट का पढ़ते हैं। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नया नाम दिया, वे इसे शक्ति कहते हैं और काव्य का बीज स्वीकार करते हैं। तो आपको इतना नहीं लिखना, बस 1 या 2 का आपको लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं, हमने ये पढ़ लिया है, थोड़ा सा हमारे पास और ज़्यादा ही है ये, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन मैंने मैटर पूरा दे दिया कि आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर भी होगा तो उसके लिए आपको पूरा पढ़ना है। शक्ति प्रतिभा कवित्व का बीज रूप संस्कार है जिसके बिना काव्य सर्जन नहीं हो सकता। आचार्यों ने प्रतिभा का जो स्वरूप, आप देखो अगर आप किसी का भी मत ना लिखो ना तो आप यहाँ से लिख दें, ये सारे पॉइंट लेकर 4-5 जो पॉइंट है आप इनके माध्यम से कि काव्य हेतु का स्वरूप हम निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1, प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है, ये ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, मतलब ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति है। प्रतिभा नवोन्मेषण शालिनी प्रज्ञा है, मतलब नवोन मतलब रोज नई नई, उन्मेष मतलब नई नई जो चीज़ें हैं उनकी खोज करने वाली प्रज्ञा है, शक्ति है। और प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति वैचित्र्य आदि का विधान करता है। प्रतिभा 2 प्रकार की होती है, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। तो अभी तक ये सारे पॉइंट हमने पढ़े, यही क्या था, इसका काव्य हेतु का स्वरूप था। ठीक है, प्रतिभा का। अब हम पढ़ रहे हैं व्युत्पत्ति। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, व्युत्पत्ति की। व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। भाई कोई ज्ञान की उपलब्धि ले लेता है, जैसे कि हमने बीए की, फिर एमए की, एमफिल की, नेट किया,
तो भाई कोई ना कोई तो हमने भी उपलब्धियां हासिल की हैं। जब उपलब्धियां हासिल की हैं तो हमें कोई ना कोई ज्ञान भी हुआ है, और जब ज्ञान हुआ है तो भाई व्युत्पत्ति तो किसी न किसी चीज़ की होनी थी। ठीक है, तो विद्वानों का मत है कि साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का, उक्ति मतलब कथन, सौंदर्य का समावेश हो जाता है। यहाँ पर व्युत्पत्ति का मतलब ये है कि जो लोग कविता कर रहे हैं, जो कवि हैं, वो काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, साहित्य का गहन चिंतन कर करके इतना गहन चिंतन कर लेते हैं कि उनके हर एक कथन के अंदर सौंदर्य का समावेश हो जाता है, और उस सुव्यवस्थित रचना को ही हम क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। और वो क्या कहलाती है, व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति आप समझ गए होंगे कि ज्ञान ग्रहण करना, साहित्य का मनन और चिंतन करके ज्ञान ग्रहण करना, उपलब्धियां लेकर साहित्य का गहन और चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, व्युत्पत्ति कहलाता है। और कोई भी लेखक या कवि इतना गहन चिंतन कर लेता है, इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि उसकी हर एक उक्ति के अंदर सौंदर्य दिखाई देता है, और वह सौंदर्यपूर्ण उक्ति ही उसकी कविता होती है। तो समझ गए होंगे। तीसरा आता है, अब रुद्रट ने इसके बारे में क्या दिया है, ये आप लिखें तो लिख लें। व्युत्पत्ति के बारे में रुद्रट ने कहा है कि छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित का सम्यक ज्ञान ही व्युत्पत्ति कहा जाता है। जब देखो कोई भी साहित्य का मनन और चिंतन कर लेगा, उपलब्धियां प्राप्त कर लेगा, काफी कुछ सीख लेगा, तो उनको छंद, व्याकरण, कला, पद इत्यादि का ज्ञान तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो उसे ही क्या कहा है, व्युत्पत्ति कहा है रुद्रट ने। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को एक नया नाम दिया, निपुणता। तो जो निपुणता चराचर जगत के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है। फिर राजशेखर ने व्युत्पत्ति को क्या कहा, उचित और अनुचित का विवेक ही क्या है, व्युत्पत्ति है, ये राजशेखर ने कहा। अब व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है, शास्त्रीय और लौकिक। तो इतना बड़ा आपको वही नहीं करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम प्रतिभा के बारे में पढ़ा, फिर हमने व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ा, और तीसरे जो काव्य हेतु आता है वो अभ्यास है। काव्य निर्माण का तीसरा हेतु अभ्यास है। आचार्य वामन ने अभ्यास को महत्व देते हुए लिखा है, अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भाव हिति, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। अब अभ्यास की आप तो बात छोड़िए, आपने पुराने जब आप छोटे छोटे थे तब से आपने दो पंक्तियां सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो ये आपने सुना होगा। तो अभ्यास से तो मनुष्य कोई भी कार्य करने में निपुण हो सकता है। तो तीसरा अभ्यास ये है। अब अभ्यास के बारे में आचार्य दंडी ने क्या कहा है, अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में केवल अभ्यास से ही काव्य रचना में कोई कुशल हो सकता है। भाई हो सकता है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। देखो अब हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लो नीरज चोपड़ा है या मनु भाकर है, इन्होंने क्या किया होगा, अब ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, जैसे पेरिस में मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, मतलब निशानेबाज में। तो जब हम पहले, आज ये उसका पहला कदम है जब से उसने सीखना शुरू किया था, और ये ओलंपिक तक का सफ़र है जो यहाँ पर इसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये यहाँ से शुरू हुई, तो ये जब इसने शुरुआत की तो सीधा गोल्ड मेडल लेने के इतनी उसके अंदर प्रतिभा नहीं थी कि वो सीधा गोल्ड मेडल ले सके। यहाँ से इन्होंने प्रतिभा यानी कि अभ्यास शुरू किया, और अभ्यास करते करते इतना बड़ा इन्होंने सफ़र तय किया कि अंत में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। तो आप समझ गए होंगे, अभ्यास का एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। निरंतर अभ्यास से ही कविता निखरती है। देखो कोई आदमी कितना ही इंटेलिजेंट हो, अगर वो अभ्यास नहीं करता है तो वो पढ़ाई भी ना उसकी वो लग जाती है, मतलब एक निष्क्रिय सी हो जाती है, उसकी कोई मतलब ज्ञान जो है धीरे धीरे वो उसका क्षीण पड़ता चल जाता है। तो अभ्यास हमें करते रहना चाहिए हर चीज़ का, और अभ्यास से ही काव्य रचना में कुशल हो सकता है कोई भी। जो कवि कीर्ति चाहते हैं उन्हें आलस्य को त्याग कर सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, और निरंतर कवि कर्म का अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास के महत्व को निम्न शब्दों में स्वीकार किया गया है। अब देखना, अगर मैं यूट्यूब पर मैं चाहती हूँ कि मेरे मतलब बच्चे मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, अच्छे से अच्छे ज़्यादा तादाद में जुड़कर पढ़ें, अच्छे कमेंट्स करें, और मेरी वीडियोस को पसंद करें, मेरे पढ़ाए हुए को पसंद करें, तो क्या करना होगा, मुझे निरंतर अभ्यास करना होगा।
अगर मैं 10 दिन में एक वीडियो डालूंगी तो मेरे अंदर इतना सुधार नहीं होगा जितना कि मैं दिन में एक एक दो दो वीडियो डालूं, पढ़ाने से पहले थोड़ा खुद प्रैक्टिस करके डालूं तो उसे काफ़ी ज़्यादा निखार आता है। तो अभ्यास तो है ही है, और ये अभ्यास की प्रवृत्ति आप पहले वाली वीडियो से और आज जो वीडियो डाल रही हूँ उनसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो देखो वही उदाहरण यहाँ पर आ गया है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कह रहे कि बार बार अभ्यास से जो जड़ बुद्धि होता है ना वो भी सुजान हो जाता है। जैसे कि बार बार एक सिल पड़ी हुई है यहाँ पर, यहाँ से रस्सी बार बार आ जा रही है तो वो भी इस पर क्या कर देगी, एक दिन निशान जरूर कर देगी। तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम अब आपको ना संक्षिप्त जो विवेचन करके जरूर बताना है अपने आंसर का। यहाँ से आपको 2-4 लाइनें जरूर लिखनी है। हम कह सकते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही प्रमुख काव्य हेतु हैं, किंतु प्रतिभा सर्व प्रमुख है जिसे व्युत्पत्ति और अभ्यास से निरंतर निखारा जा सकता है। देखो अगर मनुष्य के अंदर प्रतिभा है तो हम अपनी व्युत्पत्ति मतलब ज्ञान अर्जित करके और अभ्यास के द्वारा हम उस प्रतिभा को और भी ज़्यादा निखार सकते हैं। तो वस्तुतः ये तीनों समन्वित रूप में ही काव्य के हेतु हैं जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार पानी को बार बार छानने से वह निर्दोष हो जाता है और बर्तन को बार बार मांजने से वह चमक उठता है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा को निर्दोष और आकर्षक बनाया जा सकता है। अब प्रतिभा सभी के अंदर होती है। अब देखो काव्य सृजन करने की प्रतिभा किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है। अगर अपनी प्रतिभा को निखारना है तो हमें अभ्यास और व्युत्पत्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक काव्य हेतु। आपको आज का वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी लगी है आज का लेक्चर तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी का भला हो सके, क्योंकि हमारा चैनल ज़्यादा पुराना नहीं है। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अकेला आदमी भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप लोगों के सहयोग से इतना पॉसिबल हो पाया है कि लगभग हम 1 के सब्सक्राइबर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। तो आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे आप कमेंट्स करते हैं और इसी से मेरा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।